वेलकम टू माय चैनल। दिस इज नेहा खुराना। सो गाइस, आज मैं आपसे बात करूंगी क्लास 6 की ज्योग्राफी की, जिसमें मैं आपसे जो है लेसन नंबर 1 डिस्कस कर रही थी और पार्ट 1 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका था। सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में हम बात कर रहे थे और पृथ्वी के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो ये रहेगा आज का पार्ट 2। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारी पृथ्वी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। ठीक है, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 होता है, 1/4 होता है। ये इसलिए इतना बड़ा प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा ये बहुत ज़्यादा नज़दीक है और ये हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। तो इसमें जो मेन पॉइंट वही है कि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा, और इसकी आपको दूरी याद रखनी है, इसका व्यास याद रखना है। ठीक है, अब हम उपग्रह के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे अभी हमने पढ़ा कि पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, तो उपग्रह की हम डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी उप जो है ग्रह, उप मतलब बड़ा। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं कि जिस प्रकार उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। मानव निर्मित उपग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक कृत्रिम पिंड है, ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि मानव निर्मित है तो ऑब्वियस सी बात है कि मानवों ने ही बनाया होगा और वो हमारे वैज्ञानिक ही रहे होंगे, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए क्या किया जाता है। संचार माध्यम के लिए मानव निर्मित उपग्रह का हम यूज करते हैं। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS और एजुसेट जो हैं ये इत्यादि हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपको याद रखना है कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वो पहले व्यक्ति थे जो सबसे पहले 20 जुलाई 1969 को जो सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर इन्होंने कदम रखा था। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है। जो चंद्रमा है पृथ्वी का लगभग एक चक्कर 27 दिन में कंप्लीट करता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक ही चक्कर पर पूरा करता है। कौन? पृथ्वी। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्या है, दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की जो परिस्थितियां हैं बच्चे, वो जीवन के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। वो बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है क्योंकि सिर्फ पृथ्वी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी सतह पर पर्वत है, मैदान है, घट्टे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। ठीक है, मैं आपको किस तरह समझा रही हूँ कि पहले तो मैंने आपको दे दिया कि हाँ भाई कि ये चीज़ है, ऐसा क्यों है, तो साथ में कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुद्ध ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तारों हो गए, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए। उपग्रह का आपका मैंने अभी आपको ऊपर बताया। इसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। इन छोटे छोटे पिंडों को हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के क्या बीच पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो क्षुद्र ग्रह हैं ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध ग्रह ग्रह के ही एक भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। यानी कि ग्रहों में भी हम शुद्ध ग्रह को हम लेते थे, लेकिन विस्फोटक हुआ तो वो क्या हुए, ग्रहों से टूटकर जो शुद्ध ग्रह हैं ये बिल्कुल अलग हो गए और इनकी हम डेफिनेशन आज जो है अकेले पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, उल्का पिंड के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य है, जैसे मान लीजिए सूर्य है, इसके चारों जैसे ये छोटे छोटे पत्थर के जैसे टुकड़े हो गए, तो ये जो पत्थर के टुकड़े हैं ना, ये क्या है? हमारे उल्का पिंड है। कभी कभी ये जो उल्का पिंड है ये जो पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए इतने नज़दीक आ गए ये उल्का पिंड,
तो इस प्रकार क्या होता है कि उल्का पिंड होते हैं ना, तो पृथ्वी पर ना इनकी जो प्रवृत्ति है वो गिरने की हो जाती है, ऐसे पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया के साथ क्या होता है कि वायु जो होती है, मान लीजिए आसपास तो वायु होगी, कि हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, तो वायु के साथ जब घर्षण होता है, जब उसके साथ अट्रैक्ट होते हैं, घर्षण होता है, ऐसे ऐसे घर्षण हो गया, तो ये क्या होते हैं, ये गर्म हो जाते हैं। जैसे पुराने समय में जो हमारे मानव थे, पत्थर से पत्थर जो मिलाते थे तो घर्षण पैदा होता था, तो आग पैदा होती थी ना, तो सेम वही प्रोसीजर है कि इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ जो है इनका घर्षण हो जाता है, और जैसे गर्म होकर क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश जो है उत्पन्न होता है। घर्षण होगा, गर्मी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रकाश उत्पन्न होगा। तो कभी कभी कोई उल्का जो होता है पूरी की पूरी तरह भी जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि उल्का पूरी की पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर क्या हो जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं। तो क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये लाखों तारों का क्या है, एक समूह है, लाखों तारों का समूह है। और ये पट्टी जो होती है आकाश गंगा, जिसको हम मिल्की वे कहते हैं। ये जो नाम है ना, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए कि आकाश गंगा को हम क्या कहते हैं, मिल्की वे हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का ही एक क्या है, भाग है। आकाश गंगा के बारे में आपको जो है यहाँ पर सब कुछ बताया जा रहा है। ये क्या है, एक भाग है, और हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का है क्या है, एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की तरह एक बहती नदी से की गई थी। जब पुराना टाइम था तो आकाश में जैसे प्रकाश जैसे बह रहा है ना, तो उसकी कल्पना उससे की गई थी। इस प्रकार क्या हुआ कि जो हमारे वैज्ञानिक थे, जो बड़े बूढ़े थे, उन्होंने नाम क्या रख दिया, आकाश गंगा। आकाश गंगा क्या है? अब क्वेश्चन ये आता है कि आकाश गंगा, जिसको हम मिल्की वे भी कहते हैं, वो है क्या? इसकी डेफिनेशन अगर आपको याद करें तो कैसे करेंगे? आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या करती है, ब्रह्मांड का निर्माण करती है, यूनिवर्स का निर्माण करती है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना इतना अत्यधिक कठिन है कि वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जो है एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन फिर भी हम जानते कि हम सब क्या है, ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। तो गाइज ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो लंबी नहीं हो सकती, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, आप सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। अपने आपके जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम शेयर करेंगे। और मुझे होप है कि मेरे चैनल को आप ग्रो होने में मेरी पूरी की पूरी हेल्प करेंगे, क्योंकि जो पुराना जो मेरा चैनल है वो मैंने डिलीट कर दिया है। डिलीट इन द सेंस कि उसे यूज़ कर रही हूँ, लेकिन किसी वजह से मैं उसके साथ काम नहीं कर सकती अब, क्योंकि मुझे न्यू चैनल करना था। तो प्लीज़ इस चैनल को पूरा सपोर्ट करेंगे। पुराने चैनल में भी मैं अपना जो है लिंक शेयर कर दूंगी। जो जो लोग जुड़ते जाएंगे तो आप प्लीज़ शेयर करते जाएंगे और सबको ऐसे पता लगता जाएगा। तो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।